आपके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसका टॉपिक आपको पहले से मालूम है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेम कंडीशंस में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो डीसी जनरेटर से रिलेटेड है। डीसी जनरेटर पर होने का मीन्स क्या है, डीसी जनरेटर लाइक एज एसी जनरेटर जैसा ही वर्क करता है, लेकिन कुछ फंक्शंस इसके होते हैं जो स्पेशली जानने की जरूरत होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट डीसी जनरेटर जनरेट्स डायरेक्ट करंट। डीसी जनरेटर क्या करता है, डायरेक्ट करंट जनरेट करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर और डायनेमो। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना कैसे बनाया गया, तो डीसी जनरेटर या डायनेमो जिसे कहते हो इज सेम एज दैट ऑफ एसी जनरेटर। वह एसी जनरेटर जैसा ही होता है। फिर क्या होता है इसमें, एक्सेप्ट दैट इन द प्लेस ऑफ स्लिप रिंग्स, मतलब कि इसमें क्या होते हैं, स्लिप रिंग्स नहीं लगे होते हैं, स्प्लिट रिंग्स नहीं होते हैं, टाइप कम्यूटेटर्स इज यूज्ड। कहने का मतलब कि इसमें स्लिप रिंग्स नहीं होते हैं और स्प्लिट रिंग्स टाइप कम्यूटेटर प्रयोग किए जाते हैं। विथ दिस अरेंजमेंट वन ब्रश इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ द one moving up in the field while the other is in contact with the one moving down। कहने का मीन्स ये है कि जिस तरह से वहाँ पर भी सॉफ्ट आयरन कोर रन कर रहा था, और रन करने का मतलब कि जब उसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करने के बाद एक हाई लेवल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो हाई लेवल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने से क्या होता है कि मेन जो जनरेशन है, जनरेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहीं से हमारा वर्कआउट करना शुरू कर देता है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लें, यहाँ पर क्या वर्क करना है जो इससे डिफरेंट होता है। ये तो आपको मालूम ही हो गया कि मतलब डीसी जनरेटर भी एसी जनरेटर जैसा होता है। एसी जनरेटर को एसी जनरेटर, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर बोलते ही हैं, लेकिन डीसी जनरेटर का दूसरा नाम क्या है, डायनेमो है। फिर इसके अलावा क्या कहते हैं, एसी जनरेटर एक्सेप्ट दैट इन द प्लेस ऑफ स्लिप रिंग्स। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स लगा होता है, तो इसमें स्लिप रिंग्स नहीं रहेगा, स्प्लिट रिंग्स भी नहीं रहेंगी। स्प्लिट रिंग मतलब कि एक ऐसा रिंग जो सॉफ्ट आयरन को कपलिंग किए रहता है और फिर जरूरत पड़ने पर जब हम उसको अलग करते हैं तो बॉडी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो स्प्लिट रिंग उसका नाम है। टाइप कम्यूटेटर इज यूज्ड, जैसा ये दो रिंग्स टाइप ऑफ कम्यूटेटर यूज होते थे, इनको एक्सेप्ट कर देते हैं, इनके अलावा होते हैं, ठीक है। विथ दिस अरेंजमेंट, इस व्यवस्था में वन ब्रश इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, एक ब्रश सदैव इनमें कॉन्टैक्ट में लगा होता है। विथ द आर्म मूविंग अप, जिसके द्वारा आर्म इसकी मूव करती रहती है। आर्म मूव होने का मतलब कि जो इसके अंदर कॉइल पड़ा हुआ है, ये कॉइल में किस तरह से करंट फ्लो करती है, तो इसका मूवमेंट करने के लिए जो सॉफ्ट आयरन कोर ये पड़ा हुआ है, रॉड टाइप का दिख रहा है ना, ये रॉड टाइप का सॉफ्ट आयरन कोर जो सॉफ्ट के नाम से होता है, ये मूव करता रहे, इसी व्यवस्था के लिए दिया जाता है। तो विथ द आर्म मूविंग अप इन द फील्ड, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में या सॉफ्ट जो हमारा है वो मूव करता रहे। while the other is in contact with the arm moving down, और दूसरे इसके कांटेक्ट में लगे होते हैं, जिसके कारण ये इजी गोइंग मूव करता रहे और इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती रहे। अब जरा फिगर पर आ जाइए। फिगर का फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, एन और एस से तो आपको मालूम ही हो गया, दो मैग्नेट हैं। इन दो मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगी होती है। उस रेक्टेंगुलर कॉइल के द्वारा R1 R2 B1 B2 यही आपके क्या है, परमानेंट एक ब्रश के रूप में है। और ये कम्यूटेटर जो दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग्स, दो कम्यूटेटर यूज किए जाते हैं। इन कम्यूटेटर का मेन रोल क्या है कि इस व्यवस्था को मैनेज किए रहें, डिस्टर्ब ना होने दें, जिसके कारण सॉफ्टली ये जो आयरन कोर लगा हुआ है या सॉफ्ट जिसे कहते हैं, वो सॉफ्ट मूव करता रहे। इसका हम संबंध किससे करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पास कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर के माध्यम से चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक पास हो रही है नहीं पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिक पास होने की कंडीशंस क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूव करते हैं। तो मतलब जो हमारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूव करती है, जो एरो हेड के माध्यम से दिखाए हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स को फॉलो करते हैं।
तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड फिंगर पर, यहाँ पर आपको एमएफ दिखाया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा करंट की डायरेक्शंस आप देख ही रहे हो कि डाउनवर्ड कंडीशंस में आ रहा है। तो डाउनवर्ड कंडीशंस का मतलब कि जब कोई क्लॉक की दिशा के विपरीत होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस बोलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ये इस तरह से मूव होते हुए लास्ट में पूरे लूप को कवर कर रहा है। इसके साथ साथ तीसरा जो आपका करंट स्विच है, तो करंट आपकी पोजीशंस मालूम होगी। मोशन मींस फोर्स, कहने का मतलब फोर्स की दिशा क्या होगी। इसके पहले आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में थोड़ा सा चेंजिंग की बात की थी। इसके अलावा आपने देखा कि राइट हैंड रूल्स में भी वही एग्जम्पशंस फॉलो करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड साथ में फोर्स के अलावा इंड्यूस्ड करंट जो होता है एक दूसरे से राइट एंगल होते हैं, मीन्स की परपेंडिकुलर होते हैं। तो सेम यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है, थोड़ा सा उससे अलग होती है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूव करता है, जबकि उसमें आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर में या एसी जनरेटर में, तो वहाँ पर क्या था, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूव कर रहा था और साथ में एक ही समय का प्लस हाफ माइनस हाफ, एक तरफ मतलब कि डायरेक्शंस और टाइम पीरियडिकली टाइम डायरेक्शंस चेंज होता है। और इसमें क्या होता है, एक ही सेम सीक्वेंस में चलते रहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, पूरे लूप सिस्टम को ये इंड्यूस्ड करते रहते हैं, करंट फ्लो करते रहते हैं। इसी नाते यहाँ पर करंट फ्लोइंग डायरेक्शंस को दिखाया गया है कि करंट कैसे फ्लो करते हुए इस लूप में आती है, फिर गैल्वेनोमीटर से होते हुए पुनः रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द कॉइल में चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एट पावर। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, जनरेटेड एट पावर स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इज ब्रॉट टू आवर हाउसेज, जिसमें हमारे घरों में, होम्स या हाउसेज, हमारे घरों में इसको लाया जाता है। कहने का मतलब मेन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पावर स्टेशन होते हैं। और पावर स्टेशन से हम वायर्स के सपोर्ट के द्वारा अपने घरों में लाते हैं। बाई टू थिक कॉपर आर एल्युमिनियम इंसुलेटेड वायर्स, इसमें दो गहरे कॉपर इंसुलेटेड या एल्युमिनियम इंसुलेटेड वायर्स होते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी ले आते हैं। वन ऑफ दीज इज कॉल्ड लाइव वायर, इसमें से एक क्या होता है, लाइव वायर होता है विथ रेड इंसुलेटेड कवर। उस पर कैसा कवर लगा होता है, रेड इंसुलेटेड कवर होता है। तो जब भी आप वायरिंग करते समय देखते हैं रेड कलर का वायर होता है, तो आप समझ जाइए कि लाइव वायर है या फेज वायर भी इसको कहते हैं। तो ये आपका रेड इंसुलेटेड कवर हो गया। सेम कंडीशंस में इट्स पोटेंशियल इज 220 वोल्ट, और इसकी पोटेंशियल क्या होती है, मतलब कि इसका वोल्टेज 220 वोल्ट तक की क्षमता रखता है। कहने का मतलब जब इसमें इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस की जाएगी या इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जाएगा तो 220 वोल्ट तक का करंट ये इजी गोइंग सप्लाई कर सकता है विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 हर्ट्ज की होगी। एंड अदर इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर, और दूसरा जो होता है इसके साथ वो न्यूट्रल वायर होता है। अब न्यूट्रल वायर की पहचान क्या है, विथ ब्लैक इंसुलेटेड कवर, वो ब्लैक कलर में होता है। तो कहने का मतलब जो केबल आप ओपन करते हैं या मोटे तार में आप देखते हैं कि केबल के अंदर वो रखे गए हैं, ऊपर से एक प्लास्टिक कोटेड कवर लगाया गया, ब्लैक कलर का भी होता है या अदर कलर्स में भी आने लगा। तो सेम कंडीशंस में उसमें ये वायर प्रेजेंट मिलते हैं। लेकिन एक दूसरा जो होता है हल्का वायर वगैरह होता है, जिसको हम शॉर्ट सर्किट्स तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब उसको कनेक्शन करने के लिए टेम्पोररी कनेक्शंस में यूज़ करते हैं। तो उसमें भी रेड कलर और साथ में ब्लैक कलर के वायर होते हैं। तो रेड कलर इंडिकेट क्या करता है, फेज वायर को या लाइव वायर को, और ब्लैक कलर के इंडिकेट करता है न्यूट्रल वायर को। तो इट्स पोटेंशियल इज जीरो, न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल क्या होती है, वोल्टेज उसकी जीरो होती है, न्यूट्रल उसका नाम ही है। और जो वोल्टेज 220 वोल्ट का रहता है वो रेड कलर इंसुलेटेड होता है। तो दीज वायर्स पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू ए मेन फ्यूज, ये वायर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं थ्रू ये मेन फ्यूज, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू ये मेन फ्यूज। कहने का मतलब कि जब भी हम बाहर से कनेक्शन लेते हैं तो पहला कनेक्शन आकर के किस में ऐड होता है, इलेक्ट्रिक मीटर में,
और इलेक्ट्रिक मीटर के द्वारा मेन फ्यूज में जाता है। मेन फ्यूज के बाद फिर अदर कनेक्शंस, फैन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, टीवी, जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसमें हम इसको सप्लाई कर देते हैं। तो वही कहना चाह रहा है कि दीज वायर्स पास इनटू ए इलेक्ट्रिसिटी मीटर। ये वायर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर से पास होके थ्रू ये मेन फ्यूज पर आ जाते हैं। इन ए हाउस द लाइटिंग सर्किट विथ ए 5 एम्पियर फ्यूज। जो लाइटिंग सर्किट होती है घरों में वो 5 एम्पियर से अधिक नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब बल्ब है, फैन है या छोटे इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं वो 5 एम्पियर के स्विच से काम चल जाते हैं। इसके साथ साथ अगला क्या कर रहा है, एंड पावर सर्किट। पावर सर्किट जो होती है या पावर स्विच जो लगाते हैं तो विथ ए 15 एम्पियर फ्यूज, उसका फ्यूज कंसिस्टेंसी क्या होती है, 15 एम्पियर की होती है। दैट इज गीजर्स, एयर कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक प्रेस, ये सभी में 15 एम्पियर की स्विच लगती है। जो स्विच बोर्ड में आप देखते हैं वहाँ उस पर नोट किया जाता है पावर स्विच। तो पावर स्विच का मतलब क्या हुआ कि उसकी कैपेसिटी जो है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी एडजस्ट कर सकती है वो 15 एम्पियर तक का है। लेकिन जो 5 एम्पियर का है, कभी कभी भूल से भी हो जाता है या लोग नहीं जानते हैं, तो 5 एम्पियर की स्विच में पावर कनेक्शन कर दिए। पावर कनेक्शन कर देने पर दिक्कत क्या होती है कि या तो आपका इंस्ट्रूमेंट डैमेज कर जाएगा, अदरवाइज आपका बोर्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है, आग भी लग सकती है घर में। इस नाते कभी भी जब आप बड़े इंस्ट्रूमेंट को जोड़ना हो तो पावर बोर्ड के द्वारा ही जोड़ें, पावर स्विच में ही जोड़ें। अगर उसको सिंगल स्विच में आप ऐड कर देते हैं तो उससे दोनों खतरे बढ़ सकते हैं। आपका इंस्ट्रूमेंट भी नुकसान हो सकता है और साथ में आपका स्विच बोर्ड भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो सेम कंडीशंस में ये आपको मालूम हो गया कि पावर स्विच क्या होती है और सिंपल स्विच क्या होती है। सिंपल स्विच की कैपेसिटी 5 एम्पियर और पावर स्विच की कैपेसिटी 15 एम्पियर होती है। सेम कंडीशंस में थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, ईच डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट इज प्रोवाइडेड विथ ए सेपरेट फ्यूज। प्रत्येक कनेक्शन जो होता है उसके लिए आज की डेट में, जैसे हम लोग तमाम सभ्यताओं के साथ साथ मॉडर्न कल्चर में आ रहे हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ की डिमांड करते हैं। तो उस फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम ही चाहते हैं कि मान लीजिए हमारा भारी भरकम मकान है, एक ही फ्यूज़ लगा है, तो वो फ्यूज़ जैसे डिस्कनेक्ट होगा पूरे घर की लाइट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, उसके लिए क्या हो, MSB वगैरह लगा करके हम सामान्य तौर पर एवरी कनेक्शंस के लिए फ्यूज़ कर दें। और एक फ्यूज़ अगर शॉर्ट करता है तो एक ही कनेक्शन हमारा डिस्टर्ब, पूरा घर का कनेक्शन डिस्टर्ब ना होने पावे, इस नाते ये व्यवस्था दी जाती है। तो ईच डिस्ट्रीब्यूशन, प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि प्रत्येक स्थिति में जो उसकी डिफ्रेंसिएशन है कि मतलब ये फैन का कनेक्शन है, ये इस कमरे का है, मतलब वाटर कूलर का है। तो कहने का सेंस ये हो गया कौन कौन सा इक्विपमेंट किस स्विच से चल रहा है, कहाँ से वो कनेक्टेड है। तो वही कहना चाह रहा है, ईच डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट इज प्रोवाइडेड विथ ए सेपरेट फ्यूज। उसके लिए सेपरेट फ्यूज आता है। इफ इट फॉल्ट लाइक शॉर्ट सर्किटिंग अकर्स इन वन सर्किट, मान लीजिए कि एक सर्किट हमारी शॉर्ट स्विच हो गई। शॉर्ट स्विच हो जाना एक कॉमन सी बात है, कभी कभी पावर हाई लो हो जाता है तब भी हो सकता है, या कभी हम भूल से मान लीजिए पावर स्विच के बजाय सिंगल स्विच में लगा दिए कोई इंस्ट्रूमेंट, तो भी नुकसान कर सकता है। और इन सभी कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सामान्य तौर पर ईच कनेक्शंस फॉर ईच फ्यूज, मतलब प्रत्येक कनेक्शंस के लिए हम एक अलग अलग फ्यूज लगाते चले जाते हैं और उसका एक कंट्रोलिंग पॉइंट MSB को ले आते हैं। तो अभी वहां पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है लाइक शॉर्ट सर्किटिंग अकर्स इन वन सर्किट, मान लीजिए एक सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट होगी तो आप पूरे घर के कनेक्शन से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। करने का मतलब अदर प्लेसेज आपके रन कर रहे हैं, एक कमरा आपका मान लीजिए फ्यूज वायर कट जाने के कारण वहाँ लाइट सप्लाई नहीं हो रही है, तो आप इलेक्ट्रीशियन से थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे बाद भी संपर्क कर सकते हैं, या आप खुद भी उसको मतलब फ्यूज वायर को जोड़ करके कनेक्शन को फिर से सप्लाई कर देते हैं। तो सेम कंडीशंस में इट्स करेस्पॉन्डिंग फ्यूज blows off but the other circuit remains unaffected। तो ये इसका यूजफुलनेस बता रहा है कि व्हाट इज द बेनिफिट पॉइंट। तो बेनिफिट पॉइंट आपका ये होता है
कि मान लीजिए एक कमरे का फ्यूज आपका डिस्कनेक्ट हो गया, तो डिस्कनेक्ट होने से क्या होगा, वो कमरा आपका लाइट नहीं जाएगी, वहाँ सप्लाई नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस में पूरे घर की लाइट आपकी एक साथ नहीं ब्रस्ट होने पाएगी और उसको समय रहते हुए हम फिर इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। तो इससे ये सुविधाएं हो गई कि एवरी कनेक्शंस के लिए या एवरी रूम्स के लिए हम अलग अलग फ्यूज जोड़ देते हैं। और ये सुविधाएं दूसरे लिए क्या होती हैं कि सपोज कीजिए एक कमरे में हमें कुछ काम करना है, कुछ और भी सेट करने हैं इंस्ट्रूमेंट, तो हम एक ही फ्यूज को केवल ओपन करेंगे, पूरे फ्यूज को नहीं ओपन करेंगे। इसके कारण हमें सुविधाएं क्या रहती हैं कि मकान में अन्य जगह बिजली हमें मिलती रहेगी, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जहां हमें वर्क करना है उस प्लेस विशेष को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो वही चीज ये बताना चाह रहा है, इट्स करस्पॉन्डिंग फ्यूज ब्लोज आउट, तो उससे संबंधित जहाँ पर शॉर्ट सर्किट होती है वह फ्यूज कट जाता है, बट द अदर सर्किट रिमेन्स अनअफेक्टेड, लेकिन उससे जो मेन स्विच है या जो मेन फ्यूज लगा हुआ है वो अनअफेक्टेड होता है। मीन्स हर जगह सप्लाई जा रही होती है, पर्टिकुलर किसी रूम विशेष में या इंस्ट्रूमेंट विशेष में सप्लाई नहीं जा रही होती है। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और इस तरह से आपने देखा कि होम कनेक्शंस में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो सभी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स जो होते हैं वो पैरेलल कनेक्शंस द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब कि कनेक्शंस की भी दो कैटेगरीज होती है, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज नहीं होता है, इस पर कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि मीन्स डोमेस्टिक कनेक्शंस कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं या सीरीज में होते हैं। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होकर कभी सीरीज लगा देते हैं, कभी पैरेलल लगा देते हैं। तो पैरेलल लगा दिए तो बंदी लग गई, लेकिन अगर सीरीज लगा दिए तो आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो इन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है तो बहुत छोटी चीज़, लेकिन ये लर्न होना एट ए टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड में आपके होना ही चाहिए कि जितने भी डोमेस्टिक कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल सीरीज में पैरेलल कंडीशंस में होते हैं, या हम ये कह सकते हैं पैरेलल कनेक्शन होता है उनका। सेम कंडीशंस में नाउ आई विल टेक द क्वेश्चन पॉइंट 4, द metal case of the appliance is connected to the earth. The metal case of the appliance कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो अप्लाई कर रहे हैं जिसका आप बेनिफिट ले रहे हैं, मान लीजिए गीजर्स ही है, तो गीजर्स एक हाई इंस्ट्रूमेंट है जो पावर स्विच से चलता है। आप उसको चाहते हैं कि कनेक्ट रहे और ठंडी के समय में हमें हीट वाटर्स मिल जाए, मतलब हॉट वाटर्स मिल जाए। तो हॉट वाटर्स के लिए या वार्म वाटर्स के लिए हम गीजर्स को सेट किए रहते हैं, और गीजर्स को सेट करने के साथ साथ उसमें जो एक थर्ड वायर होता है अर्थ वायर, वो अर्थ वायर भी हमें रखना पड़ता है कि अगर अर्थ वायर नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि पावर स्विच अच्छे ढंग से काम नहीं करती है। तो उसी चीज़ को यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। द मेटल केस ऑफ द अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द अर्थ बाय मीन्स ऑफ मेटल वायर कॉल्ड अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होता है, पहले उसको डिफाइन कर रहे हैं। द मेटल केस में आप द अप्लायंस का जो मेटल केस होता है जो सामान्य तौर पर मेटल से जुड़े होते हैं, इज कनेक्टेड टू द अर्थ बाय मीन्स ऑफ ए मेटल वायर कॉल्ड अर्थ वायर। अर्थ वायर मतलब हम इनको मेटल वायर भी बोल देते हैं। और इस तरह से अर्थ वायर के साथ साथ इट हैज ग्रीन इंसुलेटेड कवर। इसकी पहचान क्या है, ये ग्रीन इंसुलेटेड कवर होता है। आज की डेट में आप देखते हैं इन्वर्टर वायर भी आपका ग्रीन कलर में होता है, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आप कनेक्शन बोर्ड नहीं चेक कर लेते हैं तब तक इसमें केवल कलर के ऊपर नहीं जाइए, कलर डिफरेंट भी हो सकते हैं। बात समझ में आए? तो ऐसी कंडीशंस में इट हैज ग्रीन इंसुलेटेड कवर विथ जीरो पोटेंशियल, और इसकी भी वोल्टेज जो होती है या पोटेंशियल जीरो होती है, मतलब न्यूट्रल वायर जैसा ही काम करता है। फिर इसके साथ द अप्लायंसेज आर कनेक्टेड विथ 3 पिन प्लग। दूसरी पहचान इसकी क्या है कि ऐसे प्लग जो 3 पिन वाले होते हैं उसी में ये जुड़े होते हैं। अधिकतर ये पावर स्विच में होता है, और पावर स्विच का मतलब आप समझ गए होंगे कि 15 एम्पियर सप्लाई उसमें जा सकती है, और उससे जितने भी संभव हैं हम बिग अप्लायंसेज को ही यूज़ करते हैं जिसमें हमें ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अर्थिंग सेव्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स।
अर्थिंग क्या करती है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने का मतलब कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं अक्सर इसमें करंट फ्लो वगैरह करने की पोजीशन में हम गए हाथ रखे और तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए भी अर्थ वायर्स लगे होना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में वो अर्थ वायर पावर को क्या करते हैं, अर्थ में ट्रांसमिट कर देते हैं। तो सेम कंडीशंस में यहाँ पर जो 3 टाइप्स ऑफ वायर हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। रेड कलर इंसुलेटेड, तो ये आपका लाइव वायर होता है जिसे फेज वायर कहते हैं। ब्लैक कलर आपका न्यूट्रल होता है। और तीसरा होता है ग्रीन कलर इंसुलेटेड, जो आपका अर्थ वायर होता है। अर्थ वायर अधिकतर पावर स्विच के साथ ही लगा होता है। इसके साथ 5th पॉइंट पर बात करते हैं। फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है, मतलब कि एक बचत का फार्मूला बताता है कि किस तरह से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इट इज ए थिन वायर, या एक पतला तार होता है, मेड ऑफ टिन एंड लेड एलॉय, जो टिन और लेड के मिश्रण से बनाया जाता है। कहने का मतलब कि एक एलॉय होता है इसमें टिन और लेड मिले होते हैं। हैविंग लो एमपी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है अराउंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर देते हैं, तो ये मेल्ट करना शुरू कर देते हैं। इट इज यूज टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। इसको हम यूज करते हैं ओवरलोडिंग ना हो, ओवरलोडिंग हो रहा है तो फ्यूज कट जाए, जिससे हमारा और कनेक्शन सेफ हो जाए, कनेक्शन के साथ साथ हमारे इंस्ट्रूमेंट भी सेफ हो जाए। इसी के साथ यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग भी होती है। तो शॉर्ट सर्किटिंग हो, जैसे मान लीजिए कि आप अटेंडम बैठे हैं, अचानक पावर स्टेशन से बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गए, और बहुत ज़्यादा वोल्टेज आने पर जाहिर सी बात है होम अप्लायंस में कोई टीवी देख रहा है, कोई फ्रिज चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में सबके डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकते हैं। तो जो मेन फ्यूज होता है वो मेन फ्यूज मेन कनेक्शन से जुड़ा है, वहीं से भी कट ऑफ हो सकता है, एमएसबी से कट ऑफ हो सकता है। तो कहने का मतलब कि उससे क्या होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेट चॉइस हो जाते हैं कि एक ही 2 इंस्ट्रूमेंट हमारा नुकसान हो, या कहने का मतलब कि एक जगह अगर केबल नुकसान हुई तो अदर जगह हमारी शॉर्ट कमिंग्स से फ्यूज हमें बचा लेता है। तो एक बहुत बड़ी धन हानि से हम बच जाते हैं। तो ये तो रहा थ्योरी पोर्शंस ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक फिगर आपको यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इस फिगर को भी आप देख लीजिए किस तरह से होम कनेक्शंस किए जाते हैं। अर्थ वायरिंग है, तो अर्थ वायर यहाँ साइड में देख रहे हैं, सभी यहाँ से प्लग से जुड़े होते हैं, और इसमें अर्थ वायर के साथ साथ दूसरा वायर जो इसका लाइव वायर होता है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 220 वोल्ट। अर्थ और न्यूट्रल वायर दोनों को हमने कहा कि उनकी वोल्टेज 0 होती है। तो ऐसी कंडीशंस में ये एक एडजस्टमेंट करने के लिए लगाए रहते हैं कि इन द केस सिस्टम में कोई फॉल्ट हो तो वह फ्यूज पर जाए, अदरवाइज वो अर्थ में ट्रांसमिट हो जाए, जिससे हमारा इंस्ट्रूमेंट सेफ रहे, और इंस्ट्रूमेंट तो बाद में बन भी जाएगा, आपकी लाइफ सेफ रहे, इस खातिर भी इनको अर्थ वायर्स पहले से वायरिंग कराई जाती है। तो यहाँ पर आपका पहला इंस्ट्रूमेंट है, फर्स्ट रूम मान लीजिए, ये सेकेंड रूम, ये थर्ड रूम, और यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई का सिंबल दे दिया कि इस तरह से दोनों आकर के यहाँ पर एमएसबी से जुड़ जाते हैं। एमएसबी का मतलब क्या हुआ, एमएसबी जो होता है वो सामान्य तौर पर एक तरह से कंट्रोलर का काम करता है। कंट्रोलर का मतलब कि जो मेन बोर्ड का काम करता है, मेन स्विच बोर्ड होता है, तो मेन स्विच बोर्ड जो होता है वो यहीं से इसको कंट्रोल करने की बात करता है। और इधर ये मीटर होता है, मीटर इससे कनेक्टेड होता है, तो मीटर यहाँ से इस तरह से इससे कनेक्ट कर देते हैं, और ये कनेक्ट करने के बाद फिर हम पावर सप्लाई को टेकअप कर लेते हैं। यहाँ पर 2 तरह के वायर्स दिए गए कि मीटर के साथ साथ फ्यूज बोर्ड जुड़ा हुआ है। फ्यूज बोर्ड में 2 पॉइंट लगे हुए हैं, एक लाइव वायर है और दूसरा न्यूट्रल वायर है। तो इस तरह से देखा आपने कि आपका जो होम कनेक्शंस होता है, या हम सामान्य तौर पर उसको क्या कहते हैं, घरेलू कनेक्शन। तो घरेलू कनेक्शंस में 3 वायर्स का मेन रोल होता है। तो इसमें जो है अर्थ वायर वो इमरजेंसी टाइम के लिए रहता है, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर ये ऑलरेडी आपके सभी इंस्ट्रूमेंट से जुड़े रहते हैं, और जब भी जरूरत होती है अर्थ वायर या पावर सप्लाई या मेजर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है तो हम पावर सप्लाई के माध्यम से ये काम करते हैं।
तो आपने देखा अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने को मिली, अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर, और इसमें मेन रोल प्ले किया है इसने फ्लेमिंग्स के लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल ने, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, साथ में इंड्यूस्ड करंट का रोल क्या होता है, फोर्स पुल आर्क उसका काम जो करता है वो एज ए मूवमेंट का काम करता है, मोशन का काम करता है। तो इन सारी चीज़ों से आपने 10th स्टैंडर्ड की बहुत अच्छी चीज़ जानने की कोशिश की, और इसका उपयोग जो रहेगा वो लाइफ लॉन्ग रहता है। अपर क्लासेज में भी आपको अप टू मास्टर डिग्री तक इसकी ज़रूरत होती है, और बेस यही होते हैं। बाद में हम अप्लायंसेज उनके चेंज करते रहते हैं, यहाँ तक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी इसकी ज़रूरत होती है। तो आपको एटलीस्ट बेसिक स्टेप से ही गुजरना होता है। तो इस नाते आपके नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके साथ अब अगला जो वीडियो हमारा होगा वो आपका मैथ्स के ऊपर आएगा। तो मैथ्स का वीडियो जो रहेगा उसके लिए आप लोगों से फिर बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।